पत्रकार बंधुओं, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या इसके बारे में पूरा विस्तार से बताना है या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करूँ? अच्छा, मुख्य मुख्य बिंदु बता दें। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सम्यक अभियान की शुरुआत 2 मई 2022 को की गई और इसका मुख्य कारण था, क्योंकि मैंने अभी तक 30 किताबें लिखा है, 3 पुस्तकें मैंने जो कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, तो ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज में किस कोर्स के बाद किस प्रकार का कोर्स करने से संभावनाएं बनती है, उन पर केंद्रित लिखा था। और तमाम विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में मुझे व्याख्यान के लिए उसके बाद आमंत्रित किया गया। जब मैं छात्रों से रूबरू हुआ तो मुझे पता चला कि छात्र अपनी समस्याओं को बराबर रख नहीं पा रहे हैं और वे अपने भाइयों को, जो बड़े भाई उनके हैं या बड़ी बहनें हैं, उनको देखे कि वो बेरोजगार हैं तो उससे बहुत हताश है। क्या करे, क्या कोर्स करे, इसके बाद क्या होगा, इस प्रकार की निराशा के भाव बने हुए हैं। और उसके बाद मैंने जो कॉलेज जो से पढ़ करके निकले भी स्टूडेंट मतलब युवा हैं, उनसे बात किया तो मुझे लगा कि आज का युवा जो दुख का कारण है उसको भी व्यक्त नहीं कर पा रहा है, जो समस्या है उसको भी व्यक्त नहीं कर पा रहा है, समस्या के मूल तक नहीं जा पा रहा है। तब मुझे लगा कि नहीं, हमें इस समस्या के मूल तक जाना है। फिर सबसे बड़ी बात ये आई, केवल मूल तक जाके इनको समस्या गिना देंगे तो कोई फायदा नहीं है, हमें इस समस्या का समाधान बताना होगा। तो जैसा कि पहले मैंने 2018 के विधानसभा चुनाव के समय में एक बात आई थी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्य के चुनाव की प्लानिंग कांग्रेस के लिए मैंने तैयार किया था और तमाम लोगों ने इनके भ्रष्टाचार सरकार की शिवराज सिंह सरकार के गिनाना शुरू किए। मैंने बोला ये विकास की बात पूरी कर रहे हैं क्या मूल कर रहे हैं, क्या सचमुच कर रहे हैं, तो इसकी बातों को समझना होगा। तो इसके लिए विकास का जवाब विकास से देने के लिए मैंने एक छिंदवाड़ा मॉडल किताब लिखा था और उसको स्वीकार्यता तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी ने, केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अनुसुईया उइके जी ने, पूर्व मंत्री विजय पाटनी जी, ये सब भाजपा के बड़े दिग्गज नेता थे, ये मंच पर आए, विमोचन किया और इन्होंने बताया कि ये छिंदवाड़ा मॉडल वास्तव में सर्वांगीण विकास का मॉडल है और राजनीतिक भावना से हटकर इसका अनुसरण करना चाहिए। जब ये बातें कही तो इससे कांग्रेस के प्रति वातावरण बना कि कांग्रेस सही मायने में यथार्थ विकास चाहती है। यही बातें मेरी यहाँ पर भी लागू हुई कि यदि मैं बेरोजगारों को सिर्फ समस्याएं गिना दूं तो मैं कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे उस समस्या का समाधान गिनाना पड़ेगा। तो मैंने 7 9 सूत्री मुद्दों को लेकर के अभियान शुरू किया। उसमें 4 मुद्दे, 4 के अंदर और भी मुद्दे थे, लेकिन 4 मुद्दे जो उसके हैं वो युवाओं के लिए, 3 मुद्दे समतामूलक सामाजिक व्यवस्था के लिए, एक कृषि क्रांति के लिए और एक जो है पुनः सामंतवाद किस तरीके से ऊपर उठ रहा है उस विषय को लेकर के था। ऐसे 9 मुद्दे हमारे। उसमें हमने 58 साल सेवानिवृत्ति आयु की बात रखी, क्योंकि सेवानिवृत्ति अगर 58 में होती है तो अवसर युवाओं को मिलेंगे। हमने देखा कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में वेतन का बहुत बड़ा अंतर ये होना नहीं चाहिए। विश्व के कई देश है जिसमें ये अंतर को काट दिया है। तो हमने कहा कि वीजीएफ वाइबिलिटी गैप फंड का प्रावधान होता है, तो वाइबिलिटी गैप फंड के प्रावधान के तहत प्राइवेट स्कूलों को, शिक्षकों को भी सरकारी स्कूल के शिक्षकों के बराबर वेतन दी जा सकती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के संचालकों को परेशान करके नहीं, बल्कि सरकारी प्रावधान के तहत। प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत नर्सेस को भी सरकारी नर्सेस के बराबर वेतन दी जा सकती है, प्राइवेट कंपनियों वालों को सरकारी वेतन दी जा सकती है, ऐसा प्रावधान है। तो मैंने वो बातों को रखा, समान कार्य समान वेतन। और ये जो 2014 से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आउटसोर्सिंग प्रणाली, आप लोग जानते हैं, लड़ते हैं, मुझे पता है, यह आउटसोर्सिंग प्रणाली बहुत घातक है। शिक्षित युवाओं को दलालों के हवाले कर दिया गया है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आप लोग जब उनकी दशा के बारे में सोचते हैं अपने आंखों के आंसू रोक नहीं पाते हैं। तो मैंने बोला कि आउटसोर्सिंग प्रणाली पूर्णतः बंद हो जानी चाहिए। फिर अचानक जो 2020 की बात करते हैं, 2020 आप भी जानते होंगे कोरोना संक्रमण का काल, तो कोरोना संक्रमण के कारण जानते नहीं, 2020 को 3 संक्रमण के कारण हमको जानना चाहिए। एक तो कोरोना संक्रमण, दूसरा राजनीतिक संक्रमण मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और तीसरा मोदी का संक्रमण। 3 संक्रमण हुए। ये पहला संक्रमण तो ये कि असली में होली के टाइम में क्या हुआ, लोग बाकी जगह में रंग खेलते हैं, तो यहाँ के विधायकों ने रुपयों का खेल खेला और उसके बाद में इसके बाद में 20 मार्च 2020 को कोरोना के 4 मरीज जबलपुर में मिले मध्य प्रदेश के। उसी दिन क्योंकि दादी का अनुसरण करते हुए, विजया राजे सिंधिया का अनुसरण करते हुए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने
मध्य प्रदेश की सरकार खरीद फरोख्त करके गिरवा दिया। तो 20 मार्च 2020 को कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, यानी एक ही दिन की दो घटना। 24 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, और ये लॉकडाउन के बहाने आपदा को अवसर में बदलने में महारत हासिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्योगपतियों की बैठक को संबोधित किया। और आप लोग भी जानते होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट था, रैंकिंग प्रणाली थी, 2003 में विश्व बैंक ने शुरू किया था। और हमारे नरेंद्र मोदी जो विश्व बैंक के कभी सलाहकार रह चुके थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, मनमोहन सिंह जी, ये मनमोहन सिंह जी ने कभी इसको नहीं किया, और नरेंद्र मोदी जी उसकी ओर जाने लगे। क्यों जाने लगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को लगा कि जिस देश में सबसे सस्ता श्रम होता है वहाँ उसकी रैंकिंग ऊंची होती है, तो इन्होंने बोला हम भी सस्ता श्रम कर देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोले कि हम श्रम सस्ता नहीं कर सकते। उनका मानना था जिस देश में श्रम सस्ता हो जाए वो देश अत्यंत पिछड़ा होता है, इसलिए उन्होंने ये चीज नहीं किया। 2014 में सस्ता श्रम उपलब्ध कराने की जिद पर अड़े नरेंद्र मोदी ने आउटसोर्सिंग प्रणाली शुरू कर दिया। आउटसोर्सिंग प्रणाली शुरू किया और एक नया कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि विरोध शुरू होने लगा, तो उन्होंने बोला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एज ऑफ डूइंग इंडस्ट्री शुरू करेंगे, मतलब बिजनेस की सुगमता के लिए व्यापार उद्योग युग शुरू करने जा रहे हैं। और इसके तहत इतना शोषण शुरू हो गया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। दलाली दे के पहले नौकरी में जाते हैं, फिर उसके बाद दलाली शुरू होती है और नाम मात्र के वेतन पर काम कराया जा रहा है। घर घर में बच्चे परेशान हैं, दरारें पैदा हो गई हैं, कर्ज में डूबते जा रहे हैं, पता नहीं आगे 5 साल के बाद क्या होगा। अंधकार सा दिखाई दे रहा है। उस अंधकार को चीर कर उसमें प्रकाश की रोशनी डालने के लिए हमने सम्यक अभियान शुरू किया है। और क्या किया? हमारा कहना है इन्होंने जो 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी जो BR अम्बेडकर जी ने ब्रिटिश काल में किया था 1942 में, उनके पास श्रम मंत्रालय का जिम्मा था उस समय भी मंत्रालय हुआ करते थे, तो उस समय उन्होंने किया, इनने उसको पुनः 12 घंटे कर दिया। तो एक ही दिन में 28 मार्च 2020 को एक ही दिन में 25% बेरोजगारी पूरे देश में बढ़ गई। उसके बाद में इन्होंने एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब पक्की नौकरी तो देंगे, लेकिन पक्की नौकरी एक टाइम के लिए 3 साल 5 साल के लिए देंगे, उसके बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। तो उससे बहुत बड़ी बेरोजगारी बढ़ने की संभावना बढ़ गई। तीसरी चीज इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने देखा था कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो कभी कर्मचारी को हटा देती तो उस कर्मचारी के साथ क्या बीतता है, बहुत दुखी थी वो। इसलिए उन्होंने 1971 में रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट लाई थी कि जब तक रिकॉग्नाइज यूनियन की सहमति नहीं होगी तब तक आप किसी कर्मचारी की छटनी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उन्होंने देखा कि 300 कर्मचारी अगर किसी कंपनी में हैं तो उसको सरकार की बिना अनुमति के ही कर्मचारियों की छटनी का अधिकार प्राप्त था, उन्होंने उसको 100 कर दिया। बस मैं अब 1 मिनट 2 मिनट में खत्म कर दूं, आपने विस्तार बस ज्यादा नहीं, 1 मिनट नहीं जी। तो उन्होंने जो 300, बड़ी महत्वपूर्ण बात, 300 वाला था उसको आंकड़े को 100 कर दिया कि 100 कर्मचारी अगर किसी कंपनी में हैं तो उसको सरकार 100 से ऊपर हो गए, सरकार की अनुमति के बिना वो छटनी नहीं कर सकते। 2 चीज बंदी से हो गई, एक ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन एक्ट और दूसरा हो गया 100 कर्मचारी वाला। तो कर्मचारियों की छटनी करना कठिन हो गया। आप भी अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए, उस समय अगर टाटा बिरला जैसे किसी कंपनी में नौकरी करता था तो बोलते थे सरकार से अच्छी नौकरी नहीं की है। ये प्रावधान था। अचानक इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने 300 कर्मचारी कर दिया कि जिस कंपनी में 300 कर्मचारी होंगे उनको बिना सरकार की इजाजत के ही छटनी का अधिकार दे दिया। इससे और एक और चीज दे दिया कि कोई एक उद्योग अपने उद्योग में ही, अपने परिसर में ही कई कंपनियां बना सकता है कार्य के आधार पर। तो अगर 10,000 कर्मचारी वाली भी कोई कंपनी है तो उसने छोटी छोटी कंपनियां बना लिया और वो जो छटनी का पावर अपने पास में रख लिया। अचानक 15% बेरोजगारी इससे बढ़ी, 40% बेरोजगारी 28 मार्च 2020 को बढ़ गई। इस पर किसी का ध्यान नहीं दिया। हमने जातिगत जनगणना का मुद्दा हमने ही उठाया था, उसका बहुत सारी सरकार ये भी कहती है साथ में कि जनसंख्या भी बढ़ रही है, भारत आबादी के मामले में सबसे ऊपर आ चुका है, बेरोजगारी स्वाभाविक है, जब आबादी बढ़ती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। अब ये बताइए यात्रा कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा रहेगी और कितने दिन की यात्रा? जो